मैं स्वामी जी आपके पास आऊँगा। स्वामी जी अमित शाह ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कुछ दिन पहले कि और 2 साल में भारत में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म उग्रवाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसके सामने एक डैश भी था। वो डैश ये था कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म तो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका स्थान राइट विंग एक्सट्रीमिज़्म ले लेगा या राइट विंग उग्रवाद ले लेगा। वैक्यूम तो है ना कोई तो स्थान भरेगा। अगर खाली जगह है तो हवा तो आएगी वहाँ पे। अगर लेफ्ट विंग नहीं आएगा तो राइट विंग आएगा। ये कुछ ऐसे ही जैसे कि पिछले 1 दशक के अंदर पूरा का पूरा ऑलमोस्ट लैटिन अमेरिका, अगर आप देखें जो दक्षिणपंथी था, वो सारा वामपंथी हो गया। चाहे ब्राज़ील था, अर्जेंटीना था, चिली था या उसके अलावा मेक्सिको था, एक-एक करके सारे कंट्री वामपंथ में वापस चले गए। ये भी एक कमाल ही है। मैं तो इतिहास में इस बदलाव को देखकर भी थोड़ा-सा हैरान हूँ, लेकिन प्रकृति का तो नियम ही है वो। दूसरी बात इनकी जो इच्छा है कि हर गाँव तक इनकी शाखा हो और जो जिस सोशल इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, कोशिश तो बहुत की है लेकिन शायद एक बहुत बड़ा धक्का इनको मणिपुर की घटना से लगा है। उनको शायद यकीन नहीं था कि रिटेलिएशन होगा। मणिपुर में जो रिटेलिएशन हुआ है, वो रिटेलिएशन इनको परेशान कर रहा है और आपको मैं बताऊँ कि आज मोदी मणिपुर से निकल नहीं पहुँचे, मिज़ोरम नहीं जा पा रहे हैं, आप सोचिए। ये हालात ऐसे हो गए जहां पर 90% क्रिश्चियन कम्युनिटी है जो बेसिकली जो जिनको कहा जाता है जो चिन कुकी और जो समुदाय इनका एक जो कंबाइंड नाम जो समुदाय है ये वहां पर जा नहीं पा रहे मिजोरम का नाम नहीं ले पा रहे इनको 40 कैंडिडेट नहीं मिल रहे कौन खड़ा होगा वहां पे और जो खड़े हो जाएंगे उनकी जमानत जब्त हो जाएगी ऐसे हालात हैं तो आरएसएस को कई जगह लगता है कि मोदी ने बहुत जगह अपने जो आइदर हेस्ट या फिर ऐसे निर्णय जो कि जिसमें दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया गया मैं दूसरे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता जिसमें दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया गया उसके द्वारा बहुत सारे दुश्मन बना लिए वो दुश्मन जो है वो इनकी सोशल इंजीनियरिंग के अंदर आरएसएस की जो सोशल इंजीनियरिंग है उस पर बहुत बड़ा विघ्न डाल रहे हैं स्वामी जी। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है जो मुझे लगता है जैसे देश हमारा चला, पहले 50 साल चला, न तो लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म की तरफ बढ़ा ना राइट एक्सट्रीमिज्म की तरफ बढ़ा। अंत में भारत जैसे देश में हमको सेंट्रल पाथ में ही चलना पड़ेगा। हम एक्सट्रीम लेफ्ट में भी नहीं चल सकते, हम एक्सट्रीम राइट में भी नहीं चल सकते, क्योंकि इसीलिए जब पूरा विश्व जो था या तो सोशलिज्म कम्युनिज्म की तरफ चला गया था या लेज़र फेयर इकोनॉमी की तरफ चला गया था, भारत जो था वो मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ गया, क्योंकि भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी की आवश्यकता है। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स लगी, प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा दिया गया, पब्लिक सेक्टर ने आपस में भी कंपटीशन किया और प्राइवेट सेक्टर को भी कंपटीशन दिया, जिसका फायदा कंज्यूमर्स को मिला। जो पिछले 9 साल में हुआ कि जिस प्रकार से पीएसयूज को प्राइवेटाइज किया गया, हॉस्पिटल्स को प्राइवेटाइज किया गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्राइवेटाइज किया गया, और जो आप कहते हैं जिसको कहा जाता है ये राइट विंग एक्सट्रीमिज्म है, इससे जो देश की गरीब जनता है वो इसीलिए आज की तारीख में त्रस्त है, क्योंकि आप सेंटर पाथ से राइट पाथ में चले गए। आप लेफ्ट पाथ में जाते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता, और जो वहां पे ट्रेड यूनियनिज्म है वो इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाती है, जो दत्ता सामंत के समय में महाराष्ट्र के अंदर हुआ। जब आप राइट एक्सट्रीमिज्म में चले जाते हैं तो सब चीज प्राइवेटाइज कर देते हैं, और भारत जैसे देश में प्राइवेटाइजेशन नहीं चल सकता। क्योंकि देखिए, आज की तारीख में हम जब बचपन में, आप भी पता नहीं पढ़े, जितने भी ज्यादातर लोग थे हमारी उम्र के, वो सब सरकारी स्कूल में पढ़े, हम चटाई में बैठ के पढ़े, हम झोपड़ियों में पढ़े, लेकिन बेस्ट शिक्षा हमको मिली, सबसे अच्छी शिक्षा मिली। और हमारे माता पिता 4 भाई बहनों को अच्छी शिक्षा, कोई आईआईटी में गया, कोई एमबीबीएस किसी ने किया, कोई सिविल सर्विसेज में गया। कारण इसलिए कर पाए, फीस बहुत कम थी, और सरकारी स्कूल में हमारे माता पिता मध्यम वर्ग के होने के बावजूद हमको शिक्षा दे पाए। आज की जो जनरेशन है, अगर हर चीज को प्राइवेटाइज आपने कर दिया है, वो हॉस्पिटल में अपने बच्चों का चिकित्सा कैसे करा सकता है, वो स्कूल में बच्चों को अपनी कैसे शिक्षा दिला सकता है, जहां 14-14, 15-15 लाख की फीस है और उसके बाद नौकरियां नहीं मिलती। आज से 10 साल पहले तो चलिए लोग आईआईटी आई में पढ़ा देते थे, 25-30 लाख रुपए खर्च कर देते थे, बच्चों को नौकरी मिल जाती थी। आज तो बच्चों को नौकरी भी नहीं मिल रही। तो एजुकेशनल लोन लेकर अगर वो एक्सट्रीम राइट विंग की तरफ आप चले जाएंगे और ये इसमें प्राइवेटाइजेशन करके देश की 80% जनसंख्या को 5 किलो अनाज पे निर्भर कर देंगे, तो वो नहीं चलेगा। देश को सेंट्रल पाथ में आना ही पड़ेगा, ना लेफ्ट ना राइट। दूसरी बात जो आपने कही, देखिए,
वास्तविकता ये है कि आज की तारीख में जो सबसे बड़ी समस्या है और जो मैं हमेशा से कहा और आपने इसमें आपत्ति भी की, आज की तारीख में केवल ये सोशल इंजीनियरिंग का प्रश्न नहीं है, ये गुजरात के डोमिनेशन का है। देखिए, उत्तर प्रदेश से भी बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, इलाहाबाद से, मैं तो इलाहाबाद का रहने वाला हूं, इलाहाबाद से कई प्रधानमंत्री हुए, उत्तर प्रदेश से ज्यादातर प्रधानमंत्री हुए। उत्तर प्रदेश को कोई विशेष सुविधा उन्होंने नहीं दी। उन्होंने अगर सुविधा दी तो उन क्षेत्रों को दी जो सीमावर्ती थे, पंजाब को दी, उन्होंने राजस्थान को दी, उन्होंने महाराष्ट्र को दी, उन्होंने गुजरात को दी, जो बॉर्डर्स हैं, जहां पे बाहरी हस्तक्षेप हो सकता है, उसको इंडस्ट्रियलाइज किया। आप देखिए, जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है वो उन क्षेत्रों में हुआ है जो समुद्र से लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश को नेग्लेक्ट किया गया, और उत्तर प्रदेश को इसलिए नेग्लेक्ट किया गया कि सेंटर का स्टेट है, और यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत अगर समस्या होती है प्रधानमंत्री होने के बावजूद। लेकिन मोदी जी के आने के बाद क्या हुआ? मोदी जी के आने के बाद सबसे बड़े राजनीतिज्ञ गुजरात के, सबसे बड़े पूंजीपति गुजरात के किसी पूंजीपति के बारे में आप प्रश्न पूछ नहीं सकते, आप किरण भाई पटेल के बारे में प्रश्न पूछ नहीं सकते, आप नीरव मोदी के बारे में, मेहुल चोकसी के बारे में प्रश्न पूछ नहीं सकते। तो वास्तविकता में क्या हुआ कि जो सोशल इंजीनियरिंग है, लोगों के दिमाग में ये प्रश्न उठा कि मेरे राज्य की अस्मिता का क्या होगा। देखिए, बिहार का आदमी जरूर पूछेगा कि भाई ठीक है, मेरा बिहार का अगर नेता नीतीश कुमार और लालू यादव हैं, अगर महाराष्ट्र का आदमी पूछेगा कि मेरे नेता शरद पवार और उद्धव ठाकरे हैं, और स्टालिन को अगर तमिलनाडु के लोग चाहेंगे तो वो चाहेंगे भैया मेरे प्रदेश के लोगों का जो मेरे जैसा है, जो मेरी भाषा बोलता है, उसको आप दबाते हैं, उनको उनका निरादर करते हैं, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, और हर जगह डोमिनेशन गुजरात का होता है। तो आपका जो सोशल इंजीनियरिंग था वो गुजरात के डोमिनेशन से ध्वस्त हो गया। और आरएसएस ही नहीं, आज के तारीख में जो शीर्षस्थ नेता है बीजेपी के, वो समझ गए हैं कि जो एक सामूहिक नेतृत्व की बात थी, जिसमें नितिन गडकरी को भी आगे रखना चाहिए था, वसुंधरा राजे को भी आगे रखना चाहिए था, योगी आदित्यनाथ को भी जिस प्रकार किनारे लगाने का प्रयास होता है, वहां अपने लोगों को भेजकर उनको परेशान कराया जाता है। तो ये जो संघर्ष है गुजरात बनाम पूरा हिंदुस्तान, इसने सोशल इंजीनियरिंग की जो फाउंडेशन है उसको हिला के रख दिया। जी।